हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। मैं मनीष राज, आपका एमआर सर। पिछली क्लास में हमने पावर पढ़ा था, औसत पावर और तात्क्षणिक एवरेज पावर, हिंदी में बोल गया मैं, हिंदी मीडियम समझ के। एवरेज पावर और इंस्टेंटेनियस पावर के कंसेप्ट को समझा था। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस पावर एंड टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज पावर। एवरेज पावर को हम टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन भी कहते हैं, टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन भी कहते हैं। बट इंस्टेंटेनियस पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क dw/dt, और इंस्टेंटेनियस पावर का डेफिनेशन F.v वेक्टर भी होता है। तो इस पे बहुत सारे सवाल इंस्टेंटेनियस पावर पे पूछे जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूं सवाल देखिए कि यदि, अरे यार हिंदी में क्यों लिख रहा हूं, इफ फोर्स F इज इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप इज एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट, and object is moving with velocity. Object is moving with velocity. V is equal to 3i cap plus k cap. Then find power delivered to the object at that instant. उसी इंस्टेंट पे पावर डिलीवर्ड कितना हुआ ये बताइए। तो देखिए सवाल समझिए, पहले मैंने लिख के समझाया है कि फोर्स F इज दिस, इतना फोर्स लग रहा है, एंड एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ वेलोसिटी दिस, देन फाइंड पावर डिलीवर्ड टू द ऑब्जेक्ट एट दैट इंस्टेंट। सुनो, पावर इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी बट इज द डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर F.v। तो F वेक्टर आपको दे दिया मैंने 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप, एंड वेलोसिटी वेक्टर भी आपको पता है 3i कैप प्लस k कैप। तो इनका डॉट प्रोडक्ट आप ले लें, इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो i का i के साथ डॉट प्रोडक्ट आपको लेना आता है, i डॉट i हो जाएगा 1 और इसका मल्टीप्लायर 3 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा 6। i का डॉट प्रोडक्ट k के साथ हो जाएगा 0, j का डॉट प्रोडक्ट i के साथ हो जाएगा 0, j का k के साथ हो जाएगा 0, माइनस 3k का i के साथ हो जाएगा 0, माइनस 3k का k का साथ हो जाएगा माइनस 3 इज इक्वल टू 3 वॉट इज द करेक्ट आंसर। मतलब आपको बस कंसेप्ट पता होना चाहिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना कि अच्छा फोर्स दिया है, वेलोसिटी दिया है, तुम पावर कैसे निकालेंगे। अरे भाई फोर्स दिया है, वेलोसिटी दिया तो पावर निकाल सकते हैं ना, क्या बुराई है। आपने पढ़ा है ना फॉर्मूला P इज इक्वल टू F.v, P इज इक्वल टू F.v। समझ में आया कि नहीं आया कहानी? बहुत इजी है ये, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसानी से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो एकदम बेसिक से, लास्ट क्लास में भी बहुत सारे मैंने पावर के आपको सवाल कराए थे, नीट के पूछे हुए भी सवाल कराए थे, आज भी आपको अच्छे सवाल कराएंगे, एक एक करके देखिए। सवाल में फोर्स गिवन था, वेलोसिटी गिवन था, उसी इंस्टेंट पे पावर पूछा, तो इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला होता है F.v, फोर्स वेक्टर फॉर्म में गिवन है, वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में गिवन है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, पावर आ जाएगा। समझ में आया? स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए, बहुत छोटा सवाल था, स्क्रीन पॉज करके लिखिए, ठीक है। आगे देखिए साहब, आगे देखिएगा प्लीज। इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट पावर, moving with constant power delivered to the delivering to the object is constant power supply हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट का, constant power से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। then find relation between velocity and position। खूब सारे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड पोजीशन, वेलोसिटी एंड पोजीशन के बीच में रिलेशन बताइए, कैसे करेंगे साहब बताइए। ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट पावर, ऑब्जेक्ट कांस्टेंट पावर से चल रहा है, पावर इज कांस्टेंट, देन फाइंड रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड पोजीशन। सुनिए कैसे करेंगे सवाल। पावर इज इक्वल टू होता है F.v और ये कांस्टेंट है के, पावर किसी भी इंस्टेंट पे कांस्टेंट है, मतलब फोर्स इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा, फोर्स इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा। और हमसे पूछा है कि वेलोसिटी बताओ
एंड पोजीशन के बीच में रिलेशन बताओ, मतलब वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन बताओ। तो मैं क्या करूंगा कि यहां पे पोजीशन इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करूंगा, इस टाइम को नहीं लाऊंगा, क्योंकि मुझे वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन नहीं चाहिए, मुझे एक्सीलरेशन और टाइम का भी रिलेशन नहीं चाहिए, मुझे चाहिए वेलोसिटी एंड पोजीशन का रिलेशन। तो मैं वेलोसिटी रहने देता हूं। एफ को मैं क्या लिख सकता हूं, एम इंटू ए इंटू वी बराबर कांस्टेंट के। क्या आप समझ रहे हैं अच्छे से? मास भी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बटा कांस्टेंट तो कांस्टेंट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। ए को मैं लिख सकता हूं वी इंटू डी वी बाई डी एक्स। याद करिए, क्या मैं लिख सकता हूं एक्सीलरेशन को v इंटू डी बाई डी एक्स? एक्सीलरेशन का फॉर्मूला यही होता है। मास को उधर ले जाता हूं तो ये हो जाएगा तेरा m बाई के कांस्टेंट इंटू वी, एक और है यहाँ पे, देख देख v इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा तेरा वी स्क्वायर इंटू डी वी इज इक्वल टू डी एक्स। कॉन्स्टेंट के को बाहर रखो, इंटीग्रेशन कर दो दोनों तरफ, अपने को बस प्रोपोर्शनल साइन देखना है। वी स्क्वायर इंटू डी वी का इंटीग्रेशन होगा वी का पावर 3 बाई 3 इज इक्वल टू मास रखना है, रख ले तू, के बाई एम इंटू एक्स, के बाई एम इंटू एक्स, हेंस वी इज प्रोपोर्शनल टू एक्स का पावर 1/3, बाकी सारा कॉन्स्टेंट है। ये आ गया जवाब। एकदम आसान सवाल है या नहीं है बताओ महसूस करके। अब ऐसे सवाल बच्चों के सामने आते हैं, नहीं आ रहा, अभी समझ तो सही, लिखा है पावर कांस्टेंट है तो पावर को कांस्टेंट लिख लिया हमने। अब पावर का फॉर्मूला लिख के तो कांस्टेंट रखूंगा, ये लिख लो बस, पावर कांस्टेंट है सर। अब क्या करें सर, पावर तो कांस्टेंट, अब क्या करें? अरे पावर कांस्टेंट है तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? एफ डॉट वी, एफ डॉट वी, और एफ क्या हो सकता है? मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास इंटू एक्सीलरेशन इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, और हमें ए में वी कांस्टेंट पता चल गया, तो यहां से ए को लिख सकता हूं वी इंटू डी वी बाई डी एक्स। यह फॉर्मूला आप जानते हैं, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू होता है वी इंटू डी वी बाई डी एक्स। यहां से वेलोसिटी और एक्स का रिलेशन आ जाएगा एक इंटीग्रेशन के बाद। ये वी स्क्वायर इंटू डी वी, क्योंकि वी यहां पे पहले है और एक एक्सीलरेशन के फॉर्मूले में वी आ गया, तो वी स्क्वायर इंटू डी वी क्या होगा? वी का पावर 3/3 इज इक्वल टू के बाई एम कांस्टेंट है, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स। वी क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, हेंस वी इज प्रोपोर्शनल टू एक्स टू द पावर 1/3 इज अ करेक्ट आंसर। क्या आपको ये कहानी समझ आया? बहुत आसानी से, कोई खास बात नहीं। स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए, स्क्रीन पॉज करके बेटा लिखिए। चलिए आगे देखिए। कई बार ऐसे सवाल पूछते हैं कि बताइए एक m मास का ऑब्जेक्ट है, 20 kg ले लेता हूं चल, उसको ग्राउंड से 4 मीटर की ऊंचाई पे रख दिया और टोटल टाइम लिया मैंने 2 सेकेंड। तो पावर डिलीवर्ड टू द ऑब्जेक्ट बताइए मैंने कितना पावर स्पेंड किया, या पावर डिलीवर्ड टू द ऑब्जेक्ट, पावर डिलीवर्ड टू दैट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को मैंने कितना पावर डिलीवर किया? सुन सुन, एवरेज पावर डिलीवर किया कि तूने इंस्टेंटेनियस किया। तो यहां से यहां तक इस ऑब्जेक्ट को उठा के रखने में, इस 20 kg के ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक उठा के रखना एक इंस्टेंटेनियस वर्क है या एवरेज वर्क है? तुरंत से आंख पलक झपकते ही तो 4 सेकंड पर रख देगा क्या? 4 सेकंड पर रख देगा, 4 सेकंड में रखेगा, 2 सेकंड पर रख देगा कि 2 सेकंड में रखेगा? ये टाइम टेकन है, 2 सेकंड में रखा है। अरे किसी ऑब्जेक्ट को यहां से तो कितनी भी रफ्तार में उठाएगा तो कुछ टाइम तो लेगा ना, यहां से यहां तक रखने में। यहां था बॉडी, यहां तक रख दिया तूने, तो कितनी भी रफ्तार से ले जाएगा, एक टाइम इंटरवल आएगा। किसी इंस्टेंट पे ऑब्जेक्ट या तो यहां होगा नहीं तो यहां होगा, एक टाइम इंटरवल में आप ऑब्जेक्ट उठा के यहां से यहां तक रखोगे। टाइम इंटरवल में हमेशा एवरेज पावर डिफाइन होता है। तो एवरेज पावर डिफाइन होता है टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब मुझे इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक उठा के रखने में कितना वर्क करना पड़ेगा? तो धीरे 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 मैं उसको उठा के लेके जाऊंगा तो मुझे वर्क करना पड़ेगा mgh। अरे वर्क डन बाय ग्रेविटी के अगेंस्ट ही तो वर्क कर रहा हूं मैं, ग्रेविटी के अगेंस्ट mgh। बहुत आसान है। कितना वर्क हुआ बेटा? mgh डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन क्या है? टाइम टेकन 2 सेकंड, टाइम टेकन 2 सेकंड। रख दो, m की वैल्यू बोलो 20, g की वैल्यू बोलो 10, हाइट बोलो 4, टाइम बोलो 2, 2 से कटेगा ये 10 आ गया, 10 मल्टीप्लाई 10 100 गुना 4, 400 वाट इज अ करेक्ट पावर डिलीवर्ड आंसर। 400 वाट पावर डिलीवर किया है, दैट्स इट। 400 वाट इज अ पावर डिलीवर्ड। आपको समझ आया? ऐसे सवाल लैंग्वेज में लिखे होते हैं कि 5 kg के ऑब्जेक्ट को 20 मीटर की ऊंचाई पे रखने में 2 सेकंड लगा है, तो पावर बताइए। तो 5 kg के ऑब्जेक्ट को 20 मीटर की ऊंचाई पे ले जाओगे तो तुम्हें धीरे 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 उठा के रखने में कितना वर्क करना पड़ेगा? mgh। mgh डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड पावर डिलीवर्ड। क्लियर है ये बात? स्क्रीन पॉज करके लिखिए, कोई खास बात नहीं है। पावर के बहुत छोटे छोटे और अच्छे सवाल बनते हैं। स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए। लिख लिया? आगे देखिए। अ इंजन पंप्स
इंजन पंप्स मतलब पंपिंग मशीन जो होता है ना, वाटर को पंप करता है, पंप्स 40 kg वाटर अप टू 20 मीटर हाइट। 40 kg वाटर को 20 मीटर हाइट तक पंप करता है इन 10 मिनट। कैसा पंप है भाई, 10 मिनट में 40 kg वाटर ही पंप कर पा रहा है। कोई बात नहीं, अपना काम है सॉल्व करने का। इंजन पंप्स 40 kg वाटर अप टू 20 मीटर हाइट इन 10 मिनट। देन फाइंड पावर ऑफ पंप, पावर ऑफ इंजन if efficiency of engine is 80%। इंजन की एफिशिएंसी सिर्फ 80% है। बढ़िया सवाल, मजेदार सवाल। इसमें इफिशिएंसी की वजह से थोड़ा सा कैलकुलेशन ट्विस्ट होगा, बट आराम से अपन सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो इंजन पंप 40 kg वाटर, यहाँ पे 40 kg वाटर है, मान लीजिए यहाँ पे कुछ वाटर है, 40 kg वाटर है। इसको उठा के इस वाटर मॉलिक्यूल को कितने हाइट तक रखना है मुझे, 20 मीटर हाइट पे रखना है। तो एक इंजन को कितना काम करना पड़ेगा तो एक मास को किसी एक हाइट तक लेके जाने में mgh वर्क करना पड़ेगा। तो इसको वाटर को यहां से उठा के 20 मीटर हाइट तक रखने में जो वर्क होगा वो होगा आपका mgh डिवाइडेड बाई टाइम टेकन इज अ पावर डिलीवर्ड। ये पावर डिलीवर्ड असल में इस काम को करने में, इस काम को 40 kg वाटर को 20 मीटर हाइट तक पंप करने में, 10 मिनट में पंप करने में जो वर्क बटा टोटल टाइम है वो पावर डिफाइन हो जाएगा। चलो तो पावर बताओ कितना लगा है। तो 40 kg वाटर, जी की वैल्यू 10, हाइट 20 मीटर बटा 10 मिनट, मतलब 10 × 60। सेकेंड डिफाइन करेंगे ना, ऐसा यूनिट सेकेंड में रखेंगे। तो 0 से 0 कैंसिल होगा, ये 0 से 0 भी कैंसिल होगा, ऊपर हो जाएगा तुम्हारा, ये आ जाएगा 40/3 वोल्ट। तो 40/3 वोल्ट इज अ पावर। इस काम को करने में ये पावर हुआ है। क्या इंजन का भी पावर इतना ही है ना? इंजन का पावर थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि असल में इस काम को करने में इतना पावर डिलीवर हुआ, और इंजन की पावर जो है ना, इफिशियंसी है ना, वो 80% ही है। मतलब असल में इंजन का जो पावर है उसका वो 80% ही यूज कर पाता है। तो P, पावर ऑफ इंजन मान ले तो PE का 80% ही यूज कर पाया। और यूज किया किस में है उसने? पानी को पंप करने में। तो पानी को पंप करने में जितना असल में पावर डिलीवर्ड हुआ है वो रहा ये, असल में जो वर्क करने में पावर डिलीवर्ड हुआ है वो। तो एक्चुअल पावर का 80% यूज होके ही तो काम किया है ना ये। तो इस काम करने में जो पावर डिलीवर्ड हुआ है वो ये है, और एक्चुअल पावर का 80% ही होगा ये। तो ये रिलेशन समझ लीजिए अच्छे से, ये रिलेशन समझ जाएंगे, आंसर आ जाएगा। 80% है तो 80/100 हो जाएगा। 80% परसेंट हटाएंगे तो 80/100 होगा। तो पावर ऑफ इंजन इज इक्वल टू, एक्चुअल पावर बताइए, 40/3/100 उधर चला जाएगा तो गुना 100/80 नीचे आ जाएगा, कैंसिल होगा 2 से, तो ये आ जाएगा 50/3 वॉट। तो एक्चुअल पावर डिलीवर्ड से ज्यादा है, तभी तो उसकी इफिशियंसी 80% है। क्या जितना पावर उसने खर्च किया वो पूरा यूज हुआ है क्या? सिंपल बताओ, जितना उसने खर्च किया किसने? पंप ने, पूरा यूज हुआ क्या? पूरा यूज हो ही नहीं सकता। क्यों? इफिशियंसी उसकी 80% है। अच्छा मान लो तुम्हारी इफिशियंसी 50%, इसका मतलब क्या हुआ? तुम्हारी इफिशियंसी 50%, इसका मतलब है कि तुम 2 घंटे पढ़ाई करते हो जिसमें 1 ही घंटे का आउटपुट आता है। 50% इफिशियंसी से पढ़ पाते हो। 2 घंटे पढ़ाई करते हो, 1 घंटे का ही काम कर पाते हो। मेरा इफिशियंसी 100% है। मैं 1 घंटे पढ़ूंगा, 1 घंटे का काम करूंगा, 10 मिनट पढ़ूंगा, 10 मिनट का काम करूंगा, 4 घंटे पढ़ूंगा, 4 घंटे के बराबर काम करूंगा, है ना? और तुम 4 घंटे पढ़ोगे, तुम्हारी इफिशियंसी 50% ही है, 2 ही घंटे का काम पूरा कर पाते हो तुम 4 घंटे में। अच्छा किसी की इफिशियंसी 25% ही है, तो 4 घंटा का पढ़ेगा, काम 1 घंटे का ही हो पाएगा। उस इफिशियंसी का मतलब समझ रहे हो ना? वैसे तो किसी भी चीज इंजन का या इंसान का इफिशियंसी 100% नहीं हो सकता, लेकिन आप एग्जाम्पल के लिए समझिए। मान लीजिए मेरी इफिशियंसी 100% है, मतलब मैं 4 घंटे पढ़ाई करूंगा तो मैं 4 घंटे के बराबर काम कर पाऊंगा। तुम्हारी इफिशियंसी अगर 75% है तो 4 घंटे पढ़ के तुम 3 घंटे का ही काम कर पाओगे, 75%। अच्छा किसी एक्स पर्सन की इफिशियंसी 50% है, मतलब 4 घंटे पढ़ेगा तो 2 घंटे का ही काम कर पाएगा। किसी रामलाल की इफिशियंसी 25% ही है, मतलब 4 घंटे पढ़ेगा ना तो 1 ही घंटे का काम हो पाता है। किसी का 12.5% है तो 4 घंटे का 12.5% आधा घंटा होता है मतलब 4 घंटे पढ़ाई किया उसने और काम कितने घंटे के बराबर किया? आधे घंटे के बराबर। समझ में आया कि नहीं है?
तो इंजन की एफिशिएंसी 80% है, तो असल में इंजन का पावर जितना भी है उसका 80% यूज हो पा रहा है। तो एक्चुअल में इंजन का पावर का 80% ही यूज हो पा रहा है काम में। काम क्या हुआ है, इस 40 केजी वाटर को यहां से यहां तक रखा है। 40 केजी वाटर को असल में 20 मीटर की ऊंचाई पर 10 सेकंड में ले जाने में जितना वर्क पावर डिलीवर्ड हुआ है, असल में इतना पावर डिलीवर्ड हो पाया है। इंजन का पावर इससे ज्यादा रहा होगा, तभी तो उसका 80% ये रहा। तो एक्चुअल इंजन का पावर का 80% ही यूज हो पाया, तो ये यूज पावर यहां पे लिखेंगे। समझ आया कि नहीं आया? कैलकुलेशन चेक कर लो। वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम इज पावर डिलीवर्ड। वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम इज कॉल्ड पावर डिलीवर्ड। तो यहाँ पे वर्क डन हो जाएगा आपका m 40, g की वैल्यू 10, 20 बाई 60 मल्टीप्लाई 10, ये आ जाएगा 40/3। समझ में आया कि अच्छे से? स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए। ऐसे सवाल गलत नहीं होने चाहिए, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, ये सही होने चाहिए। स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए, ठीक है भाई? लिख लिया? आगे देखो। नेक्स्ट देखो, सवाल एक ऐसा भी पूछा जाता है, अ बुलेट फायर्स 180, ये आपने एनएलएम में पढ़ा होगा, बुलेट गन सिस्टम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में। बुलेट फायर्स 180 बुलेट पर मिनट। 1 मिनट में 180 बुलेट फायर करता है ऑफ 40 ग्राम। बुलेट का मास है 40 ग्राम। बुलेट फायर्स, अरे यार सॉरी, गन फायर्स 180 बुलेट पर मिनट। ले, अब सही है ना? गन बंदूक फायर्स 180 बुलेट पर मिनट ऑफ मास 40 ग्राम विथ वेलोसिटी, ऐसे तो ज्यादा होता है, 50 मीटर पर सेकेंड लिख लेते, कोई दिक्कत नहीं, 50 मीटर पर सेकेंड। देन फाइंड पावर ऑफ गन, तो हमें गन की पावर बतानी है। आइए बेटा, आइए रामलाल, आइए सॉल्यूशन देखिए, बताइए। अब गन की जो पावर आप निकालेंगे वो एवरेज पावर निकालेंगे या इंस्टेंटेनियस पावर निकालेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। एवरेज पावर या इंस्टेंटेनियस पावर, ध्यान से देखिएगा। गन से बुलेट फायर कर देना, किसी एक इंस्टेंट पे हजारों बुलेट तो फायर नहीं होगा, या 180 बुलेट किसी एक इंस्टेंट पे तो फायर नहीं होगा। 180 बुलेट को फायर करने में साहब को समय लगा है 1 मिनट, तो टोटल टाइम 1 मिनट का है। 1 मिनट टाइम में 180 बुलेट फायर किया है। तो गन का जो पावर अपन डिफाइन करेंगे, पावर P, वो डिफाइन करेंगे एवरेज। तो P एवरेज इज इक्वल टू द टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन। अब बुलेट को फायर कर रहा हो तो जस्ट फायर करने से पहले बुलेट की वेलोसिटी क्या रही होगी? 0। और जब आपने फायर कर दिया तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v। कितने टाइम में फायर किया? किसी t टाइम लगा उसको इतने बुलेट को फायर करने में। तो टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को वर्क कह सकते हैं। असल में गन कर क्या रहा है? बुलेट फायर कर रहा है सर। तो बुलेट फायर करने के प्रोसीजर में उसने किया क्या है? क्या बुलेट को किसी एज छुटाई तक जाके रखा है? क्या बुलेट को कुछ स्पीड दी है? तो किसी स्पीड से फायर किया है, वो स्पीड है आपका 50 मीटर पर सेकेंड। मतलब पहले बुलेट फायर करने से जस्ट पहले बुलेट का वेलोसिटी गन के अंदर कितना होगा? 0। और उसने फायर कर दिया 40 मीटर पर सेकेंड से किसी t टाइम में। तो ये वर्क डन को अपन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज पावर। अब जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा वो कितना होगा? तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अपन 0 मान लेंगे, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा आपका ½ mv²। तो ½ mv² डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज पावर, एवरेज पावर। ठीक है, चलो। तो ये तो साहब एक बुलेट के लिए होगा, एक बुलेट का काइनेटिक एनर्जी हमने लिखा है। अब वो n बुलेट फायर कर रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ बुलेट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ बुलेट फायर करने में जो टाइम लगा, ये होगा टोटल पावर। एंड टोटल नंबर ऑफ बुलेट डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड बुलेट पर सेकेंड, डिवाइडेड टोटल टाइम इज कॉल्ड बुलेट पर सेकेंड। इसको निकाल लेते हैं। 180 बुलेट पर मिनट, कितने बुलेट फायर किया भाई साहब? टोटल नंबर ऑफ बुलेट इज 180।
कितने मिनट में? पर मिनट। 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड। तो टाइम हो गया तेरा, देख टाइम हो गया तेरा 60 सेकंड। अरे भाई समझना, 180 बुलेट पर मिनट, मतलब यह है कि टोटल नंबर ऑफ बुलेट कितने फायर कर दिए? 180। कितना टाइम लिया? 1 मिनट टाइम लिया। 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड टाइम लिया है। तो 60 सेकेंड में इतने बुलेट फायर किए हैं। तो इतने बुलेट को 60 सेकेंड में उसने कुछ काइनेटिक एनर्जी दी है। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी सप्लाई डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल टाइम टेकन कितना लेंगे? तो सिंपल है, कुछ मत करो तुम, सुनो मेरी बात सुनो। हाफ मतलब नीचे ले जाओ 1/2 मल्टीप्लाई सीधा नीचे 2 लिख दो ना। मास बोलो 40 ग्राम, तो मास को लिखेगा तुम 40/1000 ग्राम है, इंटू वेलोसिटी का होल स्क्वायर। वेलोसिटी 50 है, तो ये लिखोगे 50 × 50, 50 × 50। वेलोसिटी कितना है? 50, ठीक है, बाई 2। अब कितने बुलेट फायर किए उसने? 180। तो एक बुलेट को तो काइनेटिक एनर्जी नहीं दे रहा है ना वो, इतने बुलेट को काइनेटिक एनर्जी किसी 60 सेकंड में दे दिया उसने। टोटल टाइम कितना लिया? 60 सेकंड। मतलब 60 सेकंड तक लगातार मैं बुलेट फायर कर रहा हूं, गन से बुलेट फायर कर रहा हूं मैं इनसे लगातार 60 सेकंड में। तो कितने बुलेट निकले उससे? 180। तो कितने बुलेट को काइनेटिक एनर्जी दी उसने? 180 को। कितने समय में? 60 सेकंड में। तो टोटल टाइम टेकन कितना हो गया? 60 सेकंड। सिंपल है यार, तो समझना। जैसे मान ले कि 10 मिनट में एक ही बुलेट फायर होता, 10 मिनट में एक ही बुलेट फायर होता, तो एक ही बुलेट को मैंने काइनेटिक एनर्जी दिया mv² और 10 मिनट लिया, 10 मिनट, तो टाइम टेकन इज 10 मिनट। ये हो जाएगा उसका पावर। अरे ऐसा बंदूक तू लाया है कि 10 मिनट तक लगातार कोशिश कर रहा, तो एक बुलेट तेरे से निकल रहा है, तो एक ही बुलेट को तूने काइनेटिक एनर्जी दी ½ mv² बटा टोटल टाइम टेकन इज 10 मिनट। और ये कह रहा है 180 बुलेट फायर कर दिया मैंने 60 सेकंड में। तो 60 सेकंड में मैंने कितना काम किया? तो मैंने 60 सेकंड में कितनी काइनेटिक एनर्जी दी? 60 सेकंड में 180 बुलेट को काइनेटिक एनर्जी दी। 180 बुलेट को मैंने इतनी काइनेटिक एनर्जी दी। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगा एक का काइनेटिक एनर्जी गुना 180, क्योंकि 180 बुलेट को मैंने काइनेटिक एनर्जी दी है। कितना समय लिया? टोटल समय इज 60 सेकंड। टोटल समय इज 60 सेकंड। बता समझ आएगी नहीं है? कोई खास बात नहीं है। टोटल सेकंड इज टाइम इज 60 सेकंड। टोटल टाइम बता क्या होगा? 60 सेकंड। क्या करूं अब? 60 से ये कैंसिल करो तो 3 टाइम्स में कैंसिल होगा, ठीक है। 2 रहने दे, ये 0 1 0 2 0 3 0, चले 1 0 2 0 3 0, सब कहानी खत्म। 2 से कटेगा 2 बचेगा, 25 दूना 50 तिहाई 75 वॉट। कैलकुलेशन चेक कर लेना अच्छे से, कैलकुलेशन चेक करना आपका काम है। थोड़ा सा पेशेंटली कैलकुलेशन आप चेक कर लेंगे, कोई खास बात नहीं। स्क्रीन पॉज करके आराम से लिखिए, स्क्रीन पॉज करके बेटा आराम से लिखिए, स्क्रीन पॉज करके आराम से लिखिए। ठीक है, आगे देखो, आगे देखो। एक लिफ्ट है, एक्सीलरेशन ऑफ लिफ्ट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। t इज इक्वल टू 0 पे लिफ्ट की वेलोसिटी 0 है। उससे एक ब्लॉक 4 kg का हैंग, ठीक है ना। यहाँ पे ब्लॉक पे ना लिफ्ट के सरफेस से रस्सी बांध के एक ब्लॉक अटैच किया 4 kg का। फाइंड पावर डिलीवर्ड बाय टेंशन फोर्स इन 2 सेकेंड। पावर डिलीवर्ड बाय द टेंशन फोर्स इन 2 सेकेंड। अब ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल हो गया। 2 सेकेंड में टेंशन ने कितना पावर डिलीवर किया टू द ब्लॉक, ब्लॉक को 2 सेकेंड में कितना पावर डिलीवर किया ये निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें टेंशन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। टेंशन की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो अगर मैं यहां बैठ जाऊं और यहां से बैठ के मैं टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट करूं, तो मैं एक नॉन इनिशियल फ्रेम में बैठ जाऊंगा, तो मैं इस बॉडी पे एक स्यूडो फोर्स नीचे लगाऊंगा, इसको रेस्ट में देखूंगा। तो देखो 4 kg का अगर एफबीडी बनाता हूं मैं, एफबीडी ऑफ 4 kg, अगर मैं 4 kg का एफबीडी बनाता हूं, तो ये रहा हमारा 4 kg का ऑब्जेक्ट। ऊपर में टेंशन लग रहा है T, नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स mg जो कि 40 न्यूटन होगा, और स्यूडो फोर्स लिफ्ट ऊपर से रिलेटेड हो रहा है, लिफ्ट ऊपर से रिलेटेड है, तो स्यूडो फोर्स नीचे लगेगा ma m बोल 4, a बोल 2, 8 न्यूटन। तो साफ साफ यहां से पता चल गया
कि टेंशन हो जाएगा 48 न्यूटन। टेंशन कितना हो गया? 48 न्यूटन। ठीक है सर, टेंशन 48 न्यूटन। अब 2 सेकेंड में पावर डिलीवर्ड बाय द टेंशन फोर्स पूछे, तो पावर डिलीवर्ड बाय टेंशन फोर्स इज नथिंग बट टोटल वर्क डन, पावर इज नथिंग बट टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। क्योंकि बोला कि टोटल पावर डिलीवर्ड बाय द टेंशन फोर्स इन 2 सेकेंड, तो एवरेज पावर पूछ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात, एवरेज पावर टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन होगा। टाइम कितने देर में पावर डिलीवर पूछा है बेटा? 2 सेकेंड में, तो टाइम को रखेंगे 2 सेकेंड, 2 सेकेंड। एंड वर्क डन क्या हो जाएगा? टेंशन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब टेंशन तो अपन ने निकाल लिया 48 न्यूटन, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम भी आ गया 2, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का क्या? तो जिस पॉइंट पे टेंशन लग रहा है वो कितना डिस्प्लेस करेगा ये अपन निकाल सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सीलरेशन 2 है, तो 2 सेकेंड में ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होगा s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट से और 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलना शुरू किया है, तो s इज इक्वल टू u बोलो 0, हाफ एक्सीलरेशन बोलो 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, s बराबर आ जाएगा आपका 4 मीटर, मतलब डिस्प्लेसमेंट आपका आया है 4 मीटर। तो यहां से 2 से 4 कैंसिल करेंगे, 2 हो जाएगा, पावर डिलीवर्ड इज इक्वल टू 96 वाट इज अ करेक्ट आंसर। 48 गुना 2 96 वाट। ये सवाल लेंदी क्यों था? तो इस सवाल में आपको अगर ध्यान से देखो तो 3 कंसेप्ट, मेजर कंसेप्ट हमने यूज किए हैं, 3 मेजर कंसेप्ट यूज किए हैं। कौन कौन से मेजर कंसेप्ट यूज किए हैं? तो पहला तो हमने कंसेप्ट यूज किया है, पहला हमने कंसेप्ट यूज किया है कि टेंशन फोर्स निकाला हमने। अच्छा, 3 या 4 कंसेप्ट हमने यूज किए, 4 कंसेप्ट यूज किए। तो बच्चा ये सवाल क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि 4 कंसेप्ट सिस्टमैटिक वे में वो अप्लाई नहीं कर पाता। उसको लगता है कि पावर पूछा है ना, तो पावर निकालते हैं, और सिर्फ वो पावर के पीछे घूमता रहता है और चीजों को सिस्टमैटिक वे में अरेंज नहीं कर पाता। तो देखो, हमने 4 कंसेप्ट यूज किए हैं। अब 4 कंसेप्ट तुम बता दो, बस मैं मान जाऊंगा कि तुम्हें समझ आ गया। 4 कंसेप्ट बता दो। पहला कंसेप्ट, टेंशन कैलकुलेट किया। टेंशन का कैलकुलेशन भी तो एक कंसेप्ट है। अगर टेंशन का पावर डिलीवर्ड हमें निकालना है तो टेंशन की वैल्यू तो चाहिए होगी। अच्छा सर, स्यूडो फोर्स लगा के टेंशन कैलकुलेट किया, देखो एफबीडी बना के टेंशन कैलकुलेट। दूसरा, वर्क कैलकुलेट किया। अच्छा, वर्क कैलकुलेट करने के लिए हमने सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किया, पहले टेंशन कैलकुलेट किया, फिर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किया, तब जाके वर्क कैलकुलेट किया। वर्क करने के बाद पावर का कंसेप्ट लगाया, पावर कैलकुलेट किया। जो भी है, क्या कैलकुलेट किया साहब? पावर कैलकुलेट किया। अब बताओ तुम आराम से सोच के कि सवाल मुश्किल था या नहीं था। आप कहोगे कि नहीं सर सवाल तो आसान था क्योंकि सॉल्यूशन आपके सामने है। हाँ, थोड़ा लेंदी था, 4 कंसेप्ट एक साथ अरेंज करके अप्लाई करने में थोड़ा सा दिक्कत आ सकता था, ये कहोगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, कोई खास बात नहीं, एकदम सही कह रहे हो आप। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अच्छे से इसको स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए। स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए अच्छे से। स्क्रीन पॉज करके साहब अच्छे से लिखिए। चलिए देखिए, कई बार सवाल ऐसे भी पूछे जाते हैं। इधर देखो, एक वाटर टैंक है, क्यूबिकल वाटर टैंक है, इसकी विड्थ भी h, हाइट भी h और लेंथ भी h है ना। यहां पे वाटर फिल्डेड है। अब यहां से पाइप लगा है और पाइप से पानी पंप करना है स्मॉल h कैपिटल हाइट तक। इफ पंप्स टेक t टाइम्स टू पंप द ऑल द वाटर, मास ऑफ वाटर इज m, मास ऑफ वाटर इज m, मास ऑफ वाटर इज m। थोड़ा सा लॉजिकल सवाल है, बच्चे यहां फंसते हैं इसलिए मैं करा रहा हूं। मास ऑफ वाटर इज m, यहां मास कहां पे फिल्डेड है? मास कंबाइंडली इस पूरे टैंक में फिल्डेड है जो कि h हाइट का है, पूरे टैंक में फिल्डेड है। पंप क्या कर रहा है? पंप इस वाटर को उठा के स्मॉल h हाइट पे ले जाके पंप कर दे रहा है, रख दे रहा है, पंप कर रहा है। इफ पंप टेक्स PUMP T टाइम टू पंप, पंप टेक्स मतलब इंजन पंप, इंजन पंप टेक्स T टाइम्स टू पंप
all the water at height small h, then find पावर ऑफ पंप। तो पंप की पावर बताइए साहब क्या होगी, पंप की पावर बताइए क्या होगी। ये तो बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया यार। मुश्किल सवाल कैसे पूछा? मुश्किल सवाल इसलिए पूछा कि पंप टेक्स टी टाइम टू पंप ऑल द वाटर एट हाइट एच। तो पानी असल में है कहाँ? एक पॉइंट पे तो नहीं है, पानी तो यहां से यहां तक फिल्टर्ड है। अब पंप जब पानी को उठाना शुरू करेगा तो यहां से तो उठाएगा, तो वर्क डन हो जाएगा सिंपल mgh। लेकिन अगर पानी यहां से उठाया तो थोड़ा नीचे से उठाया तो ये हाइट लेना पड़ेगा, फिर यहां से उठाया तो ये हाइट लेना पड़ेगा, यहां से उठाया तो ये हाइट लेना पड़ेगा। यहां से यहां तक कंप्लीटली वाटर फिल्टर्ड है, तो यहां से उठाने पे यहां से यहां तक उठा लेगा स्मॉल एच। और मान लो पानी को यहां से उठा रहा है तो कितना उठा रहा है? स्मॉल एच प्लस कैपिटल एच। फिर तो अपन कौन सा हाइट लेंगे? क्या इंटीग्रेशन करके सॉल्व करेंगे? नहीं। जब इस तरीके से कंटिन्यूअसली मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो मान लेंगे कि यहां से सेंटर ऑफ मास से वाटर को उठा के लेके जा रहा है, और सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? बीच में h/2 पे। तो कुछ मास यहां से उठाया, कुछ मास यहां से उठाया, कुछ यहां से, कुछ यहां से, कुछ यहां से, लिनियरली नीचे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मैं मान लूंगा कि ऑन एन एवरेज बीच से मास को उठा के ले गया। तो टोटल वर्क डन कितना हुआ है? तो टोटल मास कितना था? m। तो m को यहां मान लूंगा, और यहां से यहां तक लेके गया तो m h/2 प्लस स्मॉल h। तो पावर इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन। यहां पे बच्चे गलती कर लेते हैं यही वाली चीज, देखिए ध्यान से। टोटल वर्क डन कितना होगा? तो टोटल वर्क डन होगा मास m, टोटल मास तो m ले गया, कहां से ले गया? h/2 प्लस स्मॉल h। तो mg h/2 प्लस स्मॉल h बाई टोटल टाइम टेकन dt। ये आएगा आपका जवाब। ये लिखा हुआ नहीं कहीं होगा, वो लिखेगा यही कि h हाइट का टैंक है। जब h हाइट का यहां से यहां तक h हाइट का टैंक है, और यहां से वाटर मॉलिक्यूल को मुझे उठा के ऊपर पंप करना है, वाटर मॉलिक्यूल को उठा के ऊपर में पंप करना है। तो कैसे करेंगे सवाल को? ये रहा तरीका सवाल करने का। सेंटर ऑफ मास पे मान लेंगे। कहां मान लेंगे? अभी आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे अभी सेंटर ऑफ मास, सारा का सारा मास कहां मान लेंगे? सेंटर ऑफ मास पे। तो सेंटर ऑफ मास से मास को उठा के ऊपर हमें पंप करना है। सेंटर ऑफ मास से मास को उठा के पंप करना है। क्या आपको ये कहानी समझ में आई अच्छे से? स्क्रीन पॉज करके बेटा ये लिखिए, स्क्रीन पॉज करिए प्लीज और इसको लिखिए। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, अब चलिए इधर देखिए। मान लीजिए कि एक टैंक है, ये पंप है, मान लो ये पंप है। ये पंप यहां से पानी उठा के पंप कर रहा है इस पाइप में। इस पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया है A, और रो डेंसिटी का वाटर या कोई लिक्विड पंप कर रहा है, ठीक है ना? यहां से देखो ऐसे, और ये जो लिक्विड है कांस्टेंट v वेलोसिटी से बाहर निकल रहा है। कुछ कांस्टेंट v वेलोसिटी से बाहर निकल रहा है, यहां पे वाटर उठा के v वेलोसिटी से बाहर फेंक रहा है। तो फाइंड पावर ऑफ अ पंप। पंप का पावर बताओ क्या होगा? कंटिन्यूअसली v वेलोसिटी से बाहर निकल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से बाहर निकल रहा है। रो है डेंसिटी ऑफ वाटर, A इज एरिया ऑफ पाइप। रो डेंसिटी का लिक्विड या वाटर A एरिया के क्रॉस सेक्शन पाइप से v वेलोसिटी से बाहर निकल रहा है, ये पंप इसको बाहर निकाल रहा है। तो पंप का पावर बताइए क्या होगा? तो इसमें दो तरह का पावर होता है, इंस्टेंटेनियस और एवरेज। तो आपको पढ़ के डिसाइड करना पड़ेगा कि इंस्टेंटेनियस पूछा है कि एवरेज पूछा है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। कैसे डिसाइड करेंगे? ध्यान से देखिए। अगर आपसे पूछता है कि इंस्टेंटेनियस बताइए तो कोई दिक्कत नहीं, इंस्टेंटेनियस बताएंगे। रेट ऑफ वर्क इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस पावर, या F डॉट V इज इंस्टेंटेनियस पावर। लेकिन आपसे कहता है कि नहीं एवरेज बताइए, कि टी टाइम में इतना वाटर निकल गया, तो एवरेज पावर बताइए, तो एवरेज पावर बता देंगे। अगर आपसे कहता है कि रेट एट विच पंप इज वर्किंग, तो आप कौन सा पावर बताएंगे? इंस्टेंटेनियस पावर। रेट एट विच पंप इज वर्किंग मतलब इंस्टेंटेनियस पावर। किस रेट से पंप वर्क कर रहा है मींस इंस्टेंटेनियस पावर आपसे पूछ रहा है, तो आप यहां पे यूज करेंगे इंस्टेंटेनियस पावर। क्या आपको ये कहानी समझ में आया? आप क्या यूज करेंगे? इंस्टेंटेनियस पावर यूज करेंगे, ठीक है ना? तो कभी टाइम लिमिट बता देता है और पूछता है, इंटरवल बता देता है, फिर पावर पूछता है, तो एवरेज है ना? ये आपसे पूछ रहा है कि किस रेट से पंप वर्क कर रहा है, तो जिस रेट से पंप वर्क कर रहा है वो इंस्टेंटेनियस पावर होता है। चलो ठीक है। आपने एनएलएम में चीज पढ़ा होगा एक कि यहां पे मान लो कि इस क्रॉस सेक्शन एरिया से किसी इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम
टी में लिक्विड यहां से यहां गया है, dx लेंथ कवर किया है। कितना लेंथ कवर किया है? dx लेंथ कवर किया है। तो यहां पे जो इसका चेंज इन मोमेंटम होगा डेल्टा पी, मतलब यहां से यहां तक मास असल में आगे चला गया, तो फोर्स बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। वो तो कांस्टेंट वेलोसिटी से गया है, तो चेंज इन मोमेंटम को लिखेंगे आप मास इनटू वेलोसिटी। मास क्या होगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। मास को क्या लिख सकते हैं? छोटा सा, देखो डेल्टा पी क्या होगा बोलो? डेल्टा पी होगा डेल्टा एम इंटू वी, क्योंकि वेलोसिटी तो कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। तो मास को क्या लिखेंगे आप? मास को लिखेंगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम को क्या लिखेंगे? तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इंटू डीएक्स विड्थ, तो इसको लिखेंगे ए इंटू डीएक्स, एरिया इंटू डीएक्स इंटू डेंसिटी रो इंटू वी बटा dt। स्मॉल टाइम में dt लिख लो, स्मॉल टाइम dt लिख लो, तो dt dx बाई dt हो जाएगा वेलोसिटी। तो यह हो जाएगा, देखो रो ए वी स्क्वायर। ये मेरा काम नहीं है, ये आपने एनएलएम में पढ़ा होगा कि किसी भी रो डेंसिटी के लिक्विड को ए क्रॉस सेक्शन एरिया से फ्लो कराने के लिए, किसी रो डेंसिटी के लिक्विड को, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, रो डेंसिटी के लिक्विड को ए क्रॉस सेक्शन एरिया से वी वेलोसिटी से फ्लो कराने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ता है? बिना फोर्स के ही फ्लो कर जाएगा क्या लिक्विड? पंप वो पावर डिलीवर कर रहा है तो कुछ फोर्स तो लगा रहा होगा ना, फोर्स लगा रहा है, उस पर वेलोसिटी डेवलप हो रहा है, तभी तो वर्क होगा, फोर्स लगेगा तभी तो वर्क होगा, तभी तो पावर डिलीवर्ड आएगा। तो कितना फोर्स लगा रहा होगा पंप इतना फोर्स लगा रहा होगा, रो ए वी स्क्वायर। फिर से मैं ड्राइव करके बताता हूं, ये एनएलएम में आपने पढ़ा है, आपको याद रहना चाहिए। आपने ये भी पढ़ा होगा कि मान लो कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है, लिक्विड फ्लो करता हुआ कहीं गया, दीवार से टकराया, तो उस दीवार पे कितना फोर्स लगाएगा? तो रो ए वी स्क्वायर फोर्स लगाएगा। कैसे देखो, तो F बराबर होता है तुम्हारा dp बटा dt, ठीक है ना। अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है तो क्या फोर्स जीरो होगा? नहीं, वेरिएबल मास सिस्टम भी तो होता है। तो dp को अपन लिखेंगे v इंटू dm बटा dt। इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं। dm को लिखेंगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी कांस्टेंट है तो ये रो भी बाहर आ जाएगा। वॉल्यूम को लिखेंगे एरिया इंटू देखो dx लेंथ, यहां से यहां तक ले जाने में बटा dt, तो dx बाई dt हो जाएगा तुम्हारा v। तो देखो रो ए वी एक और है और एक dv बाई dt आएगा v, तो रो ए वी स्क्वायर, ये रहेगा फोर्स, ठीक है। और कितने वेलोसिटी चल रहा है? v वेलोसिटी से। तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या हो जाएगा? ये रहा इंस्टेंटेनियस पावर, ये रहा फोर्स, बोलो रो ए वी स्क्वायर, ये रहा रो ए वी स्क्वायर और इनटू वेलोसिटी v। तो पावर डिलीवर्ड क्या हो जाएगा? रो ए वी क्यूब। बट ये इंस्टेंटेनियस पावर है। क्या ये? इंस्टेंटेनियस पावर। आपसे अगर पूछेगा कि मुझे लिक्विड v वेलोसिटी से बाहर निकल रहा है, मुझे इसको डबल वेलोसिटी से बाहर निकालना है, तो पावर कितना बढ़ाना पड़ेगा? 8 टाइम्स, क्योंकि पावर इज प्रोपोर्शनल टू वी क्यू। पावर इज प्रोपोर्शनल टू वी क्यू। कितना पावर बढ़ाना पड़ेगा? 8 टाइम्स पावर बढ़ाना पड़ेगा। कितना पावर बढ़ाना पड़ेगा बेटा? 8 टाइम्स पावर इंक्रीज करना पड़ेगा। आपको क्या समझ आई ये खास बात? अब देखिए नेक्स्ट अब देखिए नेक्स्ट, अगर एवरेज पावर की बात करेंगे तो एवरेज पावर का मतलब होता है कि टोटल कितना लिक्विड बाहर निकाल दिया, v वेलोसिटी से बाहर निकाल दिया। मान लो यहां पे लिक्विड था तो यहां पे तो लिक्विड की वेलोसिटी 0 होगी और लिक्विड को फाइनली कितने वेलोसिटी से निकाल रहा है? v वेलोसिटी से। तो टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज पावर। तो मान लो t टाइम लगा है वेलोसिटी को यहां से m मास के लिक्विड को यहां से यहां तक लाने में, तो ये हो जाएगा तुम्हारा हाफ मास ऑफ लिक्विड m, और कितने वेलोसिटी से बाहर निकाल रहा है? v वेलोसिटी से। सही लिख रहा हूं क्या? डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन इज t। अच्छा, m को क्या लिख सकता हूं? तो m को लिख सकता हूं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो देखो हाफ डेंसिटी रो वॉल्यूम, तो मान लो यहां से यहां तक लाया L लेंथ है ना, तो क्रॉस सेक्शन एरिया A, यहां से यहां तक लाने में, किसी m मास के लिक्विड को यहां से यहां तक लाने में टोटल टाइम लगा है t, तो एरिया हो जाएगा A और लेंथ हो जाएगा L। तो वॉल्यूम को क्या लिखेंगे? A इंटू L। ये टोटल मैंने लिखा है इंटू वी स्क्वायर, ये मैंने मास लिखा है। मास बराबर क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये आपको पता है। मास बराबर होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अरे डेंसिटी बराबर मास बटा वॉल्यूम, ठीक है ना। तो मास को क्या लिखेंगे? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मैं मान लेता हूं कि m मास के लिक्विड को यहां से यहां तक लाने में L लेंथ चला, ये L लेंथ चला और टाइम लगा t, तो L बटा t क्या हो जाएगा? टाइम लगा t, तो ये L बटा t क्या हो जाएगा? v। तो ये हो जाएगा तुम्हारा एवरेज पावर इज इक्वल टू हाफ
देखो रो ए और ये v और v स्क्वायर v क्यू, ये आपका एवरेज पावर आ गया। तो कांस्टेंट वेलोसिटी v से अगर लिक्विड को मैं बाहर निकाल रहा हूं तो कोई खास बात नहीं, किसी इंस्टेंट पे जो पावर डिलीवर हो रहा है ना, किसी इंस्टेंट पे जो पावर डिलीवर हो रहा है ना, वो हो रहा है आपका रो ए वी क्यू, और एवरेज पावर डिलीवर जो हो रहा है वो आपका हो रहा है हाफ रो ए वी स्क्वायर। एवरेज पावर डिलीवर्ड इज हाफ रो ए वी क्यूब, हाफ रो ए वी क्यूब एवरेज पावर। टी टाइम में पंप ने कितना पावर डिलीवर किया है, रो डेंसिटी के लिक्विड को v वेलोसिटी से बाहर निकाल रहा है, तो एवरेज पावर कितना है पंप का, तो एवरेज पावर हो जाएगा हाफ रो ए वी क्यूब। एवरेज पावर क्या हो जाएगा, हाफ रो ए वी क्यूब। ये आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि ये है आपका एवरेज पावर, ये है आपका एवरेज पावर, और ये है आपका इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर और एवरेज पावर दोनों मैंने आपको ड्राइव करके दिखाया है। एवरेज मतलब यहां से यहां तक टोटल किसी टी टाइम इंटरवल में लिक्विड को यहां से यहां तक लेके आया है, तो एवरेज पावर कितना डिलीवर किया। और इंस्टेंटेनियस मतलब किसी इंस्टेंट पे कितना पावर डिलीवर कर रहा है, तो किसी भी इंस्टेंट पे पंप को कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो अगर रो डेंसिटी के लिक्विड को ए एरिया से v वेलोसिटी से पास कराओगे, रो डेंसिटी के लिक्विड को ए क्रॉस सेक्शन एरिया से v वेलोसिटी से पास कराओगे, तो टोटल फोर्स किसी इंस्टेंट पे फोर्स लगाना पड़ेगा रो ए वी स्क्वायर। रो ए वी स्क्वायर इज अ फोर्स एंड मल्टीप्लाई v, फोर्स इंटू वेलोसिटी इज पावर, तो रो ए वी क्यूब आ जाएगा। क्या क्लियर है? अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ डबल वेलोसिटी से, ट्रिपल वेलोसिटी से मुझे लिक्विड को बाहर निकालना है, 3 गुना वेलोसिटी से लिक्विड को बाहर निकालना है, तो पावर इज प्रोपोर्शनल टू v क्यूब। 3 का क्यूब आता है 27, मतलब इंजन का पावर 27 टाइम्स बढ़ना चाहिए, इंजन का पावर 27 टाइम्स बढ़ना चाहिए। क्लियर है ये बात? स्क्रीन पॉज करके बहुत अच्छे से इसको लिखिए बेटा, स्क्रीन पॉज करके इसको अच्छे से लिखिए, स्क्रीन पॉज करके इसको अच्छे से लिखिए, स्क्रीन पॉज। नेक्स्ट देखिएगा, इफ अमाउंट ऑफ लिक्विड is increases by n times, then power delivered by engine will increase by। अगर मैं अमाउंट ऑफ लिक्विड n टाइम ज्यादा निकालना चाहता हूं तो मुझे इंजन का पावर कितना बढ़ाना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं है? तो देखो सुनो ध्यान से, अमाउंट ऑफ लिक्विड n टाइम्स बढ़ाने का मतलब क्या है? बढ़ाना है, अमाउंट का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन बॉडी, मास बढ़ाना। तो किसी टी टाइम में, किसी भी टी टाइम में मैं n गुना ज्यादा मास लेके जाना चाहता हूं। मास बड़ा होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब एरिया इंटू लेंथ बटा टाइम टी। एल बाई टी क्या हो जाएगा? वेलोसिटी। मतलब किसी टी टाइम में इस क्रॉस सेक्शन एरिया ए से एल लेंथ के पाइप में मुझे n गुना ज़्यादा मास लेके जाना है। तो n गुना ज़्यादा मास ले जाने के लिए मास को मैं लिखता हूँ डेंसिटी इंटू एरिया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी हो जाएगा रो और वॉल्यूम हो जाएगा क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ, और टी टाइम में मैं लेके जा रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक। तो मास किसी टी टाइम में ऐसे जाएगा। अब मुझे बताओ कि मास बढ़ाने के लिए डेंसिटी बढ़ा सकता हूँ, लेकिन किसी एक फिक्स लिक्विड का डेंसिटी तो कांस्टेंट रहेगा, और क्रॉस सेक्शन एरिया भी पाइप का नहीं बढ़ा सकता। सिंपल अगर ऐसा बोला जाए कि इस पाइप से मैं पानी फ्लो करा रहा हूं, अब मुझे n गुना ज्यादा, 2 गुना पानी चाहिए, तो पाइप को दुगुना कर दे, दुगुना पानी आ जाएगा। पाइप के एरिया को दुगुना कर दो, दुगुना पानी आ जाएगा, लेकिन एरिया कांस्टेंट है, मतलब पाइप वही रहेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया में चेंज कर नहीं सकता। तो n गुना मास, n गुना क्वांटिटी ऑफ लिक्विड मैं कैसे इंक्रीज करूं फिर? अरे भाई क्रॉस सेक्शन एरिया ए तुम कह रहे हो कि पाइप का फिक्स है, डेंसिटी फिक्स्ड है, और n गुना ज्यादा चाहिए, तो डेंसिटी भी फिक्स है, एरिया भी फिक्स है, n गुना ज्यादा चाहिए, तो n गुना मास कैसे बढ़ाऊं? तो देखो मान लो कोई मास m जा रहा है टी टाइम में, तो इस मास को लिखूंगा डेंसिटी एरिया इंटू लेंथ बटा टाइम। रो और ए कांस्टेंट है, तो L बाई टी हो जाएगा तुम्हारा v, रो ए वी, ये है तेरा वेलोसिटी। तो कह सकता हूं मास इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। जितनी ज्यादा तेजी से वेलोसिटी से मास निकलेगा, जितनी ज्यादा वेलोसिटी से मास निकलेगा उतना ज्यादा मास जाएगा। तो इफ मास को n गुना बढ़ाना है, देखो मास को n गुना बढ़ाना है मतलब वेलोसिटी को n गुना बढ़ाना पड़ेगा, तो पावर इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का क्यूब।
पावर इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का क्यूब, तो प्रोपोर्शनल टू n क्यूब, मतलब n गुना मास बढ़ाने के लिए n गुना वेलोसिटी बढ़ाना, और n गुना वेलोसिटी बढ़ाने के लिए पावर को n गुना वेलोसिटी बढ़ाने के लिए मतलब पावर कितना बढ़ाना पड़ेगा, n पावर q टाइम्स। तो इफ मुझे डबल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड चाहिए, इफ अमाउंट ऑफ लिक्विड इज इंक्रीजेस बाय n टाइम्स, अमाउंट ऑफ लिक्विड को डबल करना है तो पावर कितना बढ़ाना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ लिक्विड को डबल करने के लिए वेलोसिटी को डबल करना पड़ेगा, और वेलोसिटी डबल होगा तो पावर वेलोसिटी के पावर क्यूब होता है, तो यहाँ पे 2 का पावर क्यूब क्या हो जाएगा, 8 टाइम्स। अब कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि फोर्स कितना बढ़ाना पड़ेगा पंप का, पंप कितना फोर्स लगाएगा, तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर इंटू n स्क्वायर। अमाउंट ऑफ लिक्विड को n टाइम्स बढ़ाने के लिए, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं, अमाउंट ऑफ लिक्विड को n टाइम्स बढ़ाने के लिए पावर को कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, कितना गुना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, पंप को कितना ज्यादा गुना फोर्स लगाना पड़ेगा, तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का स्क्वायर, और जितना ज्यादा वेलोसिटी से निकलेगा उतना ज्यादा क्वांटिटी ऑफ मैटर जाएगा, तो वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब n स्क्वायर। समझ में आई ये बात? स्क्रीन पॉज करके ये पूरा लिखिए, मॉड्यूल के सवाल कर लीजिएगा, पावर के सेक्शन एक्सरसाइज 1 में अलग से दिए हुए, तो पहले आप एक्सरसाइज 1 के सवाल करेंगे, प्लीज पहले आप एक्सरसाइज 1 के सवाल करेंगे। सारे पावर के सवाल में जितने कंसेप्ट यूज हो सकते हैं मैंने सारे पढ़ा दिए हैं, एक भी सवाल आपसे ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो बेटा सबसे पहले 2 क्लास पढ़ लेने के बाद एक बार उसको और रिवाइज करना, मेरी बात सुनो प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं, उसको एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि डायरेक्टली तुम कंसेप्ट पढ़ के सीधा अनसॉल्व क्वेश्चन नहीं कर सकते। पहले एक बार पढ़ो, एक लेक्चर देख लो, फिर उसको एक बार रिवाइज कर लो, जितने मैंने क्वेश्चन कराए वो सारे क्वेश्चन एक बार कर लो ढंग से, ठीक है ना, फिर मॉड्यूल करना। तुम्हें अगर एक भी क्वेश्चन ना आए तो तुम देखना नोट्स में, लेक्चर में मैंने वो सवाल कहीं ना कहीं कराया हुआ होगा। समझ में आया कि नहीं है? स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए, और घर पे पावर एक्सरसाइज 1 में पावर का सेक्शन अलग है, वो पूरा करेंगे। एक बात और, इंपॉर्टेंट बात और मैं बता दूं, वर्टिकल सर्कुलर मोशन आपको जीएसटी सर पढ़ाएंगे। सर से बात हुई, उन्होंने बोला था वर्टिकल सर्कुलर मोशन वो कवर कर रहे हैं, तो सर्कुलर मोशन का जितना पार्ट है वो एक साथ लेके चल रहे हैं सर। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन इस चैप्टर में जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन है वो आपको जीएसटी सर पढ़ाएंगे। तो ऑफिशियली ये चैप्टर में पावर हमें पढ़ाना था, पावर तक ही पढ़ाना था, ये खत्म हो गया, ठीक है। तो पावर के सवाल प्लीज आज के आज कर लीजिएगा लेक्चर देखने के बाद, और वर्टिकल सर्कुलर मोशन आपको सर पढ़ाएंगे। क्लियर है? समझ में आ गया? स्क्रीन पॉज करके ये लिखिए और पावर के सारे सवाल ईमानदारी से करिएगा। धन्यवाद।